हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ब जो होते हैं इसके कई कैटेगरीज होते हैं। एडवर्ब की कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो गया, कंट्रास्ट हो गया, कंडीशन हो गया। तो कई कैटेगरीज इसकी होती हैं और इसीलिए इसमें कई सारे कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं, पहला जो हमारा इसमें एग्जाम्पल है, ही केम टू मी, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ही केम टू मी यानी कि वह मेरे पास आया। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। वह मेरे पास आया था, मैं एक बुक पढ़ रहा था। अब इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए आप इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक टाइम शो हो रहा है कि वह मेरे पास कब आया था, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था। या फिर आप कह सकते हैं कि जब वह मेरे पास आया था तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप इसमें व्हेन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम शो हो रहा है। तो जब भी इसमें टाइम शो होगा तो आप या तो सबसे पहले यहाँ पे व्हेन का यूज़ कर दें और इसके बाद पहला क्लॉज लिखेंगे व्हेन ही केम टू मी, यानी कि जब वह मेरे पास आया था। फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे, I was reading a book. I was reading a book. अब क्योंकि इसमें एक टाइम शो हो रहा था, इसलिए हमने जब यानी when का यूज़ करके इसको कंबाइन कर दिया कि when he came to me, जब वह मेरे पास आया था, I was reading a book, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। या फिर आप इसको बना सकते हैं कि he came to me when I was reading a book। ऐसा भी कर सकते हैं, केवल फुल स्टॉप की जगह पे when का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो या तो व्हेन आप सबसे पहले ऐड कर दीजिए और या फिर फुल स्टॉप की जगह पे व्हेन का यूज़ कर दीजिए। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगला है, ही लिव्स एट अ प्लेस, वह एक ऐसे जगह पर रहता है, नो बडी लिव्स देयर, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक प्लेस की बात हो रही है। जब भी प्लेस की बात होती है तो वहाँ पे आप वेयर का यूज़ करते हैं एज ए कंजंक्शन, यानी कि वह वहाँ रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। तो आप इसको बना सकते हैं कि ही लिव्स where nobody lives. He lives where nobody lives. वह वहाँ रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि he lives at a place where nobody lives, ऐसा भी कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे प्लेस के बाद जो where आएगा तो वो एक एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। बट अगर एडवर्ब क्लॉज बनाना है तो इस प्लेस को हटा देंगे, he lives where nobody lives, वह रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। इस तरीके से आपको बनाना होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है कि रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से पढ़ती है। शी मस्ट पास, वह जरूर पास होगी। इसमें दो सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। पहले में कहा गया कि रश्मि रेगुलरली पढ़ती है और दूसरे में कहा गया कि वह जरूर पास होगी। तो वह जरूर पास होगी क्यों? क्योंकि वह रेगुलरली पढ़ती है। तो यहाँ पे एक रीज़न शो हो रहा है। रश्मि के पास होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो दिनों रात पढ़ती है, रेगुलर पढ़ती है वो। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, क्योंकि जब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं तो बिकॉज के बाद रीज़न आना चाहिए और जो रिजल्ट है उसको पहले लिखना है। बिकॉज का आप जब भी यूज़ करते हैं तो पहले आप रिजल्ट लिखेंगे, फिर बिकॉज लगा के रीज़न लिखेंगे। तो रिजल्ट उसके रेगुलरली स्टडी करने का रिजल्ट क्या होगा? शी मस्ट पास, कि वो ज़रूर पास हो जाएगी। तो सबसे पहले ये क्लॉज हमें लिखना है, शी मस्ट पास। लेकिन अब जब इसको हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रश्मि लिखना होगा, रश्मि मस्ट पास। भले ये क्लॉज हमें लिखना है पहले, लेकिन यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है और सबसे पहले हम नाउन का यूज़ करते हैं, उसके बाद वाले में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शी की जगह पे रश्मि कर देंगे, रश्मि मस्ट पास, यानी कि रश्मि जरूर पास होगी। अब क्योंकि वह रेगुलरली पढ़ती है, क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज शी, अब यहाँ पे रश्मि की जगह पे शी आ जाएगा। बिकॉज शी स्टडीज़, क्योंकि वो पढ़ती है रेगुलरली, नियमित रूप से। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें एक रीजन शो हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने बिकॉज का यूज़ किया है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। आप सोचेंगे कि इसमें सो का भी यूज़ तो कर सकते हैं। रश्मि स्टडीज़ रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से पढ़ती है, सो शी मस्ट पास,
इसलिए वह ज़रूर पास होगी। तो ये तो और सिंपल हो जाता। लेकिन अगर हम इसमें सो का यूज़ कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड बन जाएगा, तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। तो बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और सो का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो आप बिकॉज का यूज़ करेंगे, और अगर इसको कंपाउंड बनाना होता तो यहाँ पे आप सो का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सो है ये एक इलेटिव कंजंक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। अब देखिए अगला है ही वर्कड हार्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया। ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक पर्पस शो हो रहा है, उसने कठिन परिश्रम क्यों किया, उसका पर्पस क्या था। ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करना चाहता था। तो जब भी सेंटेंस में पर्पस शो होगा और उसे कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो वहाँ पे आपको सो दैट का यूज़ करना है, वो भी एक साथ में। सो दैट, ताकि के लिए सो दैट, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि उसे एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न मिल सके। इस तरीके से आपके बनाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे आप सो दैट का यूज़ करेंगे, सो दैट यानी कि ताकि। अब उसे परीक्षा में अच्छे अंक, उसे एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न मिल सके, ये यहाँ पे लिखना है सो दैट। और सो दैट के बाद फिर से वही पहला सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ भी हम ही का यूज़ करेंगे, और इसके बाद मे या माइट का यूज़ करना है, क्योंकि सो दैट का आप जब भी यूज़ करते हैं ताकि वाले सेंस में, तो सो दैट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा मे या माइट का यूज़ होना चाहिए। अब देखेंगे इसके लिए मे लगाएं या माइट लगाएं, इसके लिए सो दैट के पहले वाला क्लॉज देखेंगे ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। तो इसमें वर्कड हार्ड सेकेंड फॉर्म आया, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। तो सो दैट ही माइट गेट, माइट के बाद सीधे हम मेन वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे गेट है तो गेट हो जाएगा, सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम। ये हो गया ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम। तो जब भी एक पर्पस शो होगा तो वहाँ पे आपको सो दैट का यूज़ करना है, और सो दैट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा मे या माइट का यूज़ करना है। तो अगर सो दैट के पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट में है तो मे का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट में है तो माइट का यूज़ करेंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुँचे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया, यानी कि ऑलरेडी ट्रेन जा चुकी थी। वे स्टेशन पहुँचे, ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए उनके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पे आप बिफोर या आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको कह सकते हैं कि ट्रेन जाने के बाद वे स्टेशन पहुँचे थे, या फिर उनके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए जिसमें हैड का यूज़ किया गया है, अगर हम बिफोर का यूज़ करते हैं तो हैड वाला जो क्लॉज है वो पहले आएगा, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ये चीज़ आपको पहले लिखना होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। अब यहाँ पे आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, उनके स्टेशन पहुँचने से पहले, बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं बिफोर या आफ्टर आने पर, बिफोर आने पर जैसे बनाते हैं वैसे बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, यानी कि उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ भी एक टाइम की बात हो रही थी, लेकिन इसमें पहले आ गया तो यहाँ पे हमने बिफोर का यूज़ किया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है कि वॉच माई वीडियोज़, मेरी वीडियोज़ देखिए, यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में अच्छे अंक मिलेंगे। मेरे वीडियोज़ देखिए, आपको इंग्लिश में अच्छे अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, इसमें कंडीशन शो हो रहा है कि यदि आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क मिलेंगे, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी एक कंडीशन शो होगा तो वहाँ पे आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं कि यदि आप मेरे वीडियोस को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इफ़ का यूज़ करेंगे, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप खुद से यहाँ पे सब्जेक्ट यू मान लेंगे, क्योंकि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव में यू छिपा रहता है। तो हो जाएगा इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़, यदि आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, फिर कॉमा लगा के यू विल ऑब्टेन
गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो इस तरीके से आप इन सभी को कंबाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये पहला वाला देखिए, इसमें टाइम शो हो रहा था तो इसमें व्हेन का यूज़ किया गया है। दूसरे वाले में प्लेस शो हो रहा था तो इसमें वेयर का यूज़ किया गया है। और तीसरे वाले में रीज़न शो हो रहा था, इसमें रीज़न की बात हुई थी तो बिकॉज का यूज़ किया गया इसमें। और चौथा जो है यहाँ पे एक पर्पस बताया गया, उद्देश्य बताया गया है कि किस उद्देश्य से उसने कठिन परिश्रम किया ताकि उसे एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न मिल सके। तो यहाँ पे पर्पस की बात हो रही थी इसलिए सो दैट का यूज़ हुआ है। और पांचवे में देखिए, इसमें भी एक टाइम शो हो रहा था, लेकिन पहले और बाद इसमें आ रहा था कि उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया गया है एज अ कंजंक्शन। और ये छठवां वाला जो है देखिए, वॉच माई वीडियोज़ यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ पे कंडीशन दिखाया गया था कि यदि आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो आप इंग्लिश में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली। अब इसके आगे हम और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, द टी इज़ वेरी हॉट, यानी कि चाय बहुत अधिक गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। चाय बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर हम इस सेंटेंस को देखें, दोनों सेंटेंसेस को, तो इसमें रिजल्ट शो हो रहा है। चाय बहुत गर्म होने का परिणाम क्या हुआ कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। तो जब भी दोनों सेंटेंसेस में रिजल्ट शो होगा तो वहाँ पे आपको सो दैट का यूज़ करना है, लेकिन अलग अलग यूज़ करना है, एक साथ नहीं आएंगे। ताकि वाले सेंस में नहीं, यहाँ पे इतना और की के सेंस में सो दैट का यूज़ हम करेंगे, बीच में एडजेक्टिव आएगा सो और दैट के बीच में। तो जैसे द टी इज़ वेरी हॉट, केवल आपको करना है यहाँ पे वेरी के जगह पे सो का यूज़ करना है। ये हो जाएगा द टी इज़ सो हॉट, द टी इज़ सो हॉट। अब जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप के जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। वेरी के जगह पे सो का यूज़, फुल स्टॉप के जगह पे दैट का यूज़। ये हो जाएगा द टी इज़ सो हॉट दैट, और उसके बाद अगला सेंटेंस आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये बन गया द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यानी कि चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। तो ऐसी सेंटेंसेस में आप सो और दैट का यूज़ करेंगे, लेकिन बीच में एक एडजेक्टिव आ जाएगा या फिर कोई एडवर्ब आ सकता है। जैसे ही रैन वेरी फास्ट, ही सून ओवरटुक हिज फादर। ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, वह शीघ्र ही अपने पिता से आगे निकल गया। इस तरीके से आप सो और दैट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है ही इज़ अ लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, यानी कि क्लास के अन्य लड़के उतने आलसी नहीं हैं। तो बस आपको क्या करना है, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी एज ही कर देना है, यानी कि क्लास के अन्य लड़के उतने आलसी नहीं हैं जितना कि वह। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, द अदर बॉयज, ये हो जाएगा द अदर बॉयज in the class are not so lazy, बस इक्वली की जगह पे so का यूज करना है, are not so lazy। फिर as का यूज करके आपको केवल ये पहला सब्जेक्ट रख देना है as he। अगर आप चाहें तो is भी यहाँ पे रख सकते हैं, is को भी रखा जा सकता है। the other boys in the class are not so lazy as he। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, जब भी कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे आप एज या फिर सो एज का यूज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री की तरह। अब देखिए अगला है ही इज़ पुअर, ही इज़ कंटेंटेड, यानी कि वह गरीब है, वह संतुष्ट है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इन दोनों सेंटेंसेस में कंट्रास्ट शो हो रहा है। इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है जिसका मतलब होता है विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि वह गरीब है और वह संतुष्ट है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब भी कंट्रास्ट शो होता है तो उसको कंबाइन करने के लिए आप ऑल्दो येट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको सिंपल बनाना होता तो इसमें आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ कंटेंटेड, यानी कि गरीब होने के बावजूद वह संतुष्ट है।
और अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें ऑल्दो और येट का यूज करेंगे, और कंपाउंड बनाना है तो बट, येट, स्टिल, हाउएवर इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे। तो अगर कंपाउंड बनाना होता तो ही इज़ पुअर बट ही इज़ कंटेंटेड, ऐसे बना देते। बट इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें एक क्लॉज डिपेंडेंट बनना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऑल्दो का यूज़ करना होगा, दो या ऑल्दो। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा ऑल्दो, फिर पहला सेंटेंस जो है उसको पूरा लिख लेंगे, ही इज़ पुअर, ऑल्दो ही इज़ पुअर, फिर येट का यूज़ करके दूसरा सेंटेंस पूरा लिख लेंगे, ही इज़ कंटेंटेड। ये हो गया ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ कंटेंटेड, यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। तो जब भी कंट्रास्ट शो होगा और उसे कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो उसमें आप ऑल्दो येट का यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन। वॉक केयरफुली यानी संभल कर चलो, यू मे फॉल डाउन तुम गिर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि संभल कर चलो तुम्हारे गिरने की संभावना है। तो जब भी पॉसिबिलिटी वाली बात होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप लेस्ट का यूज कर सकते हैं। लेस्ट भी एक कंजंक्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो अगर हम लेस्ट का यूज करते हैं तो हिंदी में सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉक केयरफुली, यानी कि संभल कर चलो, वॉक केयरफुली। अब इसके बाद आप लेस्ट का यूज कर सकते हैं जिसका मतलब हो गया कहीं ऐसा ना हो कि। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो मे का यूज़ हुआ है बट यहाँ पे हम मे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख देते हैं यू मे लेस्ट यू मे फॉल डाउन, तब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल डाउन, इस तरह से करके सिंटैक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या एरर है। आपको याद रखना है कि जब भी आप लेस्ट का यूज करते हैं तो लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा शुड का यूज होना चाहिए। जैसे सो दैट के बारे में बताया गया कि जब भी सो दैट का यूज करते हैं तो उसके बाद मे या माइट आता है, उसी तरह से लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा शुड का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको शुड का यूज करना होगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यहाँ पे शुड होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की। ही वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने उसके आने तक प्रतीक्षा की, यानी कि उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की जब तक वह नहीं आया। जब तक उसका भाई नहीं आया उसने उसकी प्रतीक्षा की। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ये आप लिख सकते हैं, ही वेटेड उसने प्रतीक्षा की, फॉर हिज ब्रदर अपने भाई की। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की। अब उसके आने तक या फिर जब तक वह नहीं आया, ये आपको लिखना है। तो जब तक नहीं अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें अनटिल आएगा। जब तक नहीं के लिए अनटिल का यूज़, और केवल जब तक के लिए टिल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की अनटिल। अब उसके आने तक यहाँ पे है तो हिज को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब क्योंकि इसके पहले वाला जो क्लॉज है ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में होना चाहिए ये। तो इसमें जो वर्ब है अराइवल, इसमें वर्ब वास्तव में ये नहीं है, अराइवल यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, बट आपको इसको एक वर्ब की तरह यूज़ करना है। तो अराइवल का वर्ब क्या होगा, अराइव होगा, और क्योंकि इसका पहला क्लॉज पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो अराइव का सेकेंड फॉर्म कर देंगे अराइव्ड। ये हो जाएगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर अनटिल ही अराइव्ड, यानी कि जब तक वह नहीं आया उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की। अब देखिए अगला है द बेल रैंग, यानी कि घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, और वे सभी लोग अचानक से आ गए, तुरंत आ गए। एट वंस का मतलब तुरंत, वे सभी तुरंत आ गए, यानी कि जैसे ही घंटी बजी वे सब आ गए। तो ज्यों ही या जैसे ही के लिए किसका यूज करते हैं, एज सून एज। एज सून एज का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जब भी एज सून एज का यूज करके हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसमें अक्सर एट वंस जरूर आता है। तो एट वंस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एज सून एज का यूज करना है। तो सबसे पहले आएगा एज सून एज और इसके बाद द बेल रैंग।
जैसे ही घंटी बजी, यानी कि एज सून एज द बेल रैंग दे ऑल केम अप। यहाँ पे लिख देंगे दे ऑल केम अप। इसमें से एट वंस को हटा दिया जाएगा। जब भी आप एज सून एज का यूज कर देंगे तो एट वंस हट जाएगा। अब देखिए लास्ट एग्जांपल हमारा है कि ही राइट्स इट, वह यह लिखता है, डू राइट इट इन द सेम वे, और तुम भी बिल्कुल वैसे ही लिखो, उसी तरीके से लिखो। तो इसमें मैनर की बात हो रही है, ढंग या तरीके की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको एज का यूज करना होगा एज अ कंजंक्शन। तो डू राइट इट इन द सेम वे, यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से लिखो। अब यहाँ पे देखिए राइट के पहले डू का यूज किया गया है, और वैसे ही एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ करने को कहा गया है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंपेरेटिव में वर्ब के पहले डू यहाँ पे आ गया है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा है इंपेरेटिव सेंटेंस में? जी हाँ फ्रेंड्स, इंपेरेटिव में वर्ब के पहले डू का भी यूज किया जाता है। और कब किया जाता है? जब एम्फेसाइज करना होता है अपनी बात को, जब अपनी बात पर जोर देते हैं तो वहाँ पे वर्ब के पहले डू का यूज कर देते हैं। तो आप चाहें तो पहले ये वाला क्लॉज देखेंगे, लास्ट वाला, डू राइट इट, सबसे पहले आएगा डू राइट इट एज ही राइट्स, जैसे वह लिखता है, एज ही राइट्स। डू राइट इट एज ही राइट्स, बिल्कुल वैसे ही लिखो जैसे वह लिखता है। इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसमें इन द सेम वे ये पूरा हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी एग्जांपल्स की मदद से हमने आपको एडवर्ब की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सभी से रिलेटेड कंजंक्शन का यूज़ करना आपको बता दिया है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।